अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कौमी असम्बली में मिनी बजट 2019 पेश कर दिया है। बैंक छोटी कंपनी को कर्जा देगा तो 20% टैक्स होगा। ज़रूरी कर्जों पर भी टैक्स 39% से कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं। SMSE सेक्टर पर आमदन पर आयद टैक्स 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स खत्म किया जा रहा है। 6 माह में ज़रूरी कर्जों में 22% इजाफा हुआ है। 5 अरब रुपए की कर्जा हुस्ना स्कीम लाने का ऐलान किया गया है। नॉन फाइलर ज़्यादा टैक्स देकर 1300 सीसी तक गाड़ी ले सकेगा। छोटे शादी हॉल्स पर आए टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 करने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। तमाम नॉन बैंकिंग कंपनीज का सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। 1% सालाना कारपोरेट इनकम टैक्स में कमी होती रहेगी। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शर्रा बढ़ाने का ऐलान किया गया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा कि आज अहम काम के लिए जमा हुए हैं। अवाम ने वोट देकर इस अहम काम के लिए भेजा है। मुल्क के मुआशी और अवाम मसाइल देखें। अवाम मसाइल का अदराक रखती है। ये बजट नहीं है मईशत की इस्लाहात करने, सरमायाकारी बढ़ाने, सनती पैदावार बढ़ाने के लिए, ज़राअत को तरक्की देने के लिए इस्लाहात का पैकेज है। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी मईशत बनानी है जहाँ IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, ताकि अवाम को ये ना सुनना पड़े कि पिछली हुकूमत की वजह से IMF गए। ज़राए के मुताबिक मिनी बजट में सैकड़ों दरामदी अशिया पर कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है, जबकि दरामदी बिल कम करने के लिए सिर्फ लग्जरी अशिया की दरामद पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ शामिल की गई है। बजट के बाद कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, घड़ियों, मोबाइल फ़ोन, डब्बा पैक दूध, शैम्पू, क्रीम और पनीर जैसी अशिया के महंगे होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए टेक्सटाइल मशीनरी पर आयद विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिश भी की गई थी, जबकि कैपिटल गुड्स की फ़रोख्त पर आयद विद होल्डिंग और सेल्स टैक्स खत्म करने की भी सिफारिश की गई थी। ज़राए का कहना है कि FBR अफसरान की सवाबदीदी इख्तियारात कम करने और कारोबारी मराकज़ पर FBR अफसरान के छापों के इख्तियारात कम करने की तजवीज़ पेश की गई है। टैक्स ऑडिट के नोटिस मेंबर FBR की इजाज़त से मशरूत करने और ताख़ीर से टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को ऑडिट नोटिस वापस लेने और टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत ताख़ीर से जुर्माना जमा कराने वालों को छूट देने की तजवीज़ है। वाज़ेह है कि इससे कबल 21 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का प्लान था, तहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे कतर के सबब उसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। रवा माह 12 जनवरी को कराची में सनतकारों से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बताया था कि मिनी बजट में टैक्स बेस ज़ाब्तियों को दूर किया जाएगा, जबकि टैक्सों के हवाले से हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से दी जाएगी। असद उमर ने मज़ीद बताया था कि 23 जनवरी को पेश किए जाने वाले फाइनेंस बिल में कारोबार में आसानियाँ और सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। सानिया साहिवाल पर बात करें, ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयान दिया है। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत ने सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें साहिवाल वाक़या के हवाले से GIT रिपोर्ट पर बहस भी की गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि साहिवाल वाक़या के हवाले से ब्यूरोक्रेसी पर ध्यान रखें। ब्यूरोक्रेसी साहिवाल वाक़े पर असरअंदाज ना होने पाए और वाक़े पर मीडिया को एतमाद में लिया जाए। सानिया साहिवाल की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट 30 दिन में पेश की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साहिवाल केस की तहकीकात से मुताल्लिक़ खुद को आगाह रख रहा हूँ। वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पंजाब हुकूमत को पुलिस इस्लाहात के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी अंदिया दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो साहिवाल वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने पर गौर कर सकते हैं। अपोजिशन जुडिशल कमीशन के लिए सिफारिशात देना चाहे तो सुनने को तैयार है। उनका कहना था कि साहिवाल वाक़े की JIT मुकम्मल तहकीकात कर रही है। इन तहकीकात को कौम के सामने लाएंगे। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया है।
लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को नोटिस जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर किए हैं। शहबाज शरीफ के वकला ने बताया कि आशियाना केस में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है, लेकिन रमज़ान शुगर मिल केस में रेफरेंस दायर नहीं हुआ है, जिसके बाद अदालत ने नैब को दरखास्त जमानत पर जवाब जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत 29 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ ने अपने वकील आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की थी। दरखास्त में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है, जिसमें शहबाज शरीफ के वकला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि नैब ने कानून के मुनाफी केस बनाकर गिरफ्तार किया। नैब ने सियासी बुनियादों पर केस बनाया। दरखास्त में ज़मानत की वजह सेहत को करार दिया गया और बताया गया कि शहबाज शरीफ ने जो भी किया, दरखास्त में ज़मानत की वजह सेहत को बरकरार दिया गया और बताया गया कि शहबाज शरीफ ने जो भी किया आइन और कानून के मुताबिक किया। सरकार की किसी की भी नहीं सुनी गई और शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत आलिया से ये इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त जमानत मंजूर करे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी। नैब ने अक्टूबर के आगाज़ में शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया था। 6 दिसंबर की बात करें, एहतसाब अदालत में होने वाली समाअत में नैब ने शहबाज शरीफ से मुतालिक तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की थी। तफ्तीशी रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि शहबाज शरीफ ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बतौर कराया रमज़ान शुगर मिल के तवस्सुत से मरी में एक जायदाद की लीज़ के तौर पर हासिल की। याद रहे कि आशियाना इकबाल स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद हसन फवाद, साबिक DG LDA अहद चीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, शाहिद शफीक, इसरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्ज़िमान इसरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हैं। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया और लाहौर कासा कंपनी को, जो पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी थी, मज़कूरा ठेका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस गैर कानूनी इक़दाम से सरकारी ख़जाने को 19 करोड़ का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना इकबाल का तामीराती ठेका LDA को दिलवाया, लेकिन LDA मनसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहा और इससे 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने PLDC पर दबाव डालकर कंसल्टेंसी का ठेका MS इंजीनियर कंसल्टेंसी सर्विस को 19 करोड़ 20 लाख में ठेका दिया, जबकि नेस्पाक ने इसका तखमीना 3 करोड़ लगाया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करें, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में तोसी कर दी गई है। कराची बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक तोसी कर दी है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। समाअत के दौरान FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मामला नैब को मुंतकिल हो रहा है, जमानत पर कार्रवाई फिलहाल ना की जाए, जिस पर वकील अनवर मजीद ने कहा कि अनवर मजीद और AG मजीद को जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हुक्म इम्तनाई फ़ाल नहीं है। FIA से हतमी चलान तलब किया जाए और इस हवाले से हतमी चलान नहीं आता तो फिर अबूरी को ही हतमी चलान तस्वुर किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हतमी तफ्तीश तक जमानतों पर कार्रवाई रोक दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला अमल दरामद बेंच के सामने रखने का भी कहा है। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तनाई फील्ड में है या नहीं है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई वापस नहीं लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या किसी के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी नहीं मिली। वकील अनवर मजीद ने कहा कि जब उन्हें ऑफिशियल फैसला नहीं मिला तो यहाँ दलाइल कैसे दे सकते हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालत को पढ़कर सुनाया गया, जिस पर वकील अनवर मजीद ने कहा, कहाँ लिखा है कि हुक्म इम्तनाई बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में हुक्म इम्तनाई को बरकरार रखने का कहीं जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने में आज़ाद है। 5 माह से अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद को जेल में रखा हुआ है।
प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा कि FIA तफ्तीशी अफसर इस्लामाबाद में मशरूफ है, रिकॉर्ड का जायजा लेने दें, मोहलत दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बगैर तफ्तीश को देखे जमानत कैसे चला सकते हैं। तफ्तीशी अफसर मौजूद है, न FIA रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिकॉर्ड और तफ्तीशी अफसर को आने दें। प्रोसिक्यूटर FIA ने कहा कि अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दफ़ा देख ले, फिर कार्रवाई आगे बढ़ाए। वकील अनवर मजीद ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि FIA वालों से डर लगता है, उन्होंने बड़े बड़े मोतबर लोगों को नहीं छोड़ा, मुझे डर है कि कहीं तहकीकात में आपका नाम भी ना ले लें। अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल दालपुर की जमानत में तोसी कर दी, जबकि अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 फरवरी को होगी। पैरागॉन हाउसिंग केस की बात करें, वादा मुआफ गवाह बनने पर कैसर अमीन भट्ट की जमानत मंजूर कर ली गई है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से पैरागॉन हाउसिंग केस में गिरफ्तार कैसर अमीन भट्ट के वादा मुआफ गवाह बन जाने पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत आलिया ने कैसर अमीन भट्ट को 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान फारूक ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। जी वालेकुम। और सब क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर, आज मिनी बजट पेश कर दिया है वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने, आप क्या देखते हैं ये जो बजट पेश किया गया है, ये इस बजट में कुछ गरीब जो तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ फ़ायदा हासिल होगा? जी वर साहब, ये 5 माह में दूसरा मिनी बजट जो है वो आज पेश किया गया है। देखा जाए तो रवां माली साल में ये तीसरा बजट है। पहला बजट जो है वो मिस्टर इस्माइल साहब ने दिया था और 2 बजट ये हुकूमत दे चुकी है। मेरे ख्याल में ये जो बजट था, इस बजट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये दावा किया था कि ये सारे का सारा आम आदमी के फलाह व बहबूद के लिए बजट होगा। और उसमें बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि नॉन फाइलर्स के लिए उन्होंने 1300 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनको खरीदने का कि वो उनको इजाजत दे दी है कि वो खरीद सकते हैं। इससे पहले जो बजट दिया गया था उसमें उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जो खत्म किया है, ये मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है, क्योंकि एक तरफ तो फाइलर से पैसे ले रहे थे, दूसरी तरफ विद होल्डिंग टैक्स की मदद भी ले रहे थे। फिर ये जो हुकूमती इक़दाम हैं, इनसे मेरे ख्याल में कारोबार करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कारोबार करना आसान होगा तो यकीनी तौर पर आम आदमी का जो मोराल है वो बूस्टअप होगा, और अगर आम आदमी जो है उसके पास कुव्वत खरीद बढ़ेगी तो यकीनी तौर पे जो है मेरे ख्याल के मुताबिक इससे, लेकिन देखना अब ये है कि इसके असरात कब तक पहुंचते हैं। सबसे बुनियादी बात है कि आम आदमी तक इसके असरात का पहुंचना। लेकिन जब भी हुकूमतें कुछ चीज बनाती हैं तो उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट आम आदमी तक जो है वो पहुंचते पहुंचते बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आप इस मुल्क के अंदर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जब वो इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहा था कि जनाब एक आइए, जिस तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है इस तरह से एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं और इस इकोनॉमी के ऊपर एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा सलाम साहब, जैसे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो ज़राअत के हवाले से, किसानों के हवाले से क्या कोई रिलीफ दिया गया है ज़राई कर्जों के हवाले से? ज़राअत के हवाले से भी इस बजट के अंदर बड़ा अच्छा रिलीफ दिया गया है। उन्होंने टैक्स की शरह जो है वो कम कर दी है, और फिर सबसे बढ़ के ये कि 5 अरब के रुपए रखे हैं उन्होंने आसान कर्जा जात की मद में। फिर जितने भी जो ये देखें ना, ये जो 1300 सीसी से नीचे की गाड़ियां हैं, ये सारी की सारी गाड़ियां जो हैं ये आम आदमी खरीदता था। ये को बहुत ज्यादा जो है वो आप हाई फाई अमीर लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि जी वो 1800 सीसी से ऊपर जितनी गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो है वो पैसे लगेंगे। आप व्हाट्सअप एक बात जहन में रखें, हमारे नाजरीन, देखने वाले, सुनने वाले भी एक बात जहन में रखें कि जब तक इस आदमी को, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक की जितनी पॉलिसियां हैं वो सारी सारी बेसूद जाएंगी। नया सरमायाकार जब तक जो है वो इसके अंदर एंटर होकर कॉन्फिडेंटली कारोबार नहीं कर पाएगा उस वक्त तक जो है इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। मुझे, मेरी जेब में पैसे जरूर पे हैं लेकिन मैं बाहर जाके इसलिए कारोबार नहीं कर रहा क्योंकि मुझे FBR का डर है, क्योंकि मुझे अपनी उन एजेंसियों का, उन अदारों का डर है जो अदारे बिला वजह मेरे ऊपर तलवार लटका देते हैं और पूछते हैं कि तुमने ये पैसा जो है, हाँ हमें अपनी वाइट मनी करने की जरूरत है, वाइट मनी करेंगे, हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। देखें हमारे मुल्क में जो टैक्स की रेशियो है वो बड़ी ही कम है। सिर्फ 14 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं, और
होंगे सुन के कि इस साल तो वो भी आधी रह गई तादाद। तो जब इतना बड़ा जो तबका है वो टैक्स नहीं देगा, तो आपके ख्याल के अंदर क्या उससे जो है वो इस मुल्क की इकोनॉमी बूस्टअप होगी? फिर दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि हमारे हुक्मरानों को अपने अखराजात को कम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ इकोनॉमी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम किया है इस इकोनॉमी के ऊपर कि एक्चुअल इस वक्त हमारे मुल्क का हमें क्यों जो है वो हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं हो पा रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने यहाँ पर स्मॉल इंटरप्राइजेस को इनकरेज नहीं किया। जब आप स्मॉल इंटरप्राइजेस को इनकरेज नहीं करते, जब आप छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तो आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स होती नहीं है। जब आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं होती या वो कम होती हैं, तो आपको पैसे इंपोर्ट बिल की मद में डॉलर की सूरत में देने होते हैं। आप या तो बार्टर सिस्टम करें, बार्टर सिस्टम करते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स के लेवल के ऊपर ले आएंगे, तो आपकी यहाँ की लोकल इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट करेगी। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री बूस्ट करेगी तो आपकी असलान साहब, जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब जो है वो बजट पेश करने लगे थे, उससे पहले अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया कौमी असम्बली से। तो उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब साहब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन पर उन्होंने तनकीद की कि जी जो भी बात करनी होती है, जो भी कोई फ़ैसला करना होता है, तो ये वज़ीर आज़म से पूछते हैं। एक तो ये उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि जो वज़रा हैं वो व्हाट्सएप पे वज़ीर आज़म से जो है वो इजाज़त लेते हैं कोई भी काम करना होता है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये गलत है इस तरह वज़रा का या वज़ीर आला साहब का वज़ीर आज़म से कोई इजाज़त लेना या पूछना? और दूसरा, जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की तो काफ़ी शोर शराबा भी देखने में आया अपोजिशन की तरफ से। जी वर्ष साहब, देखें इसमें दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि आप अपनी लीडरशिप को, अगर तो हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को उठा के देखें तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जनाब हम अपनी लीडरशिप से पूछ के चलते हैं, मुल्क में लीडरशिप से पूछ के चला जाएगा, फैसले उनके साथ उनको एतमाद में लेकर करने चाहिए ताकि जो है वो इस मुल्क में निज़ाम की इस्लाह हो सके, बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सके। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है गवर्नमेंट का। जबकि अपोजिशन का मानना यह है कि आपने एक ऐसी शख्सियत को पंजाब के अंदर ला के बिठा दिया है जिसके पास ना तो अपना कोई विजन है ना सोच है, जो बिल्कुल ही सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे और अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक विल पावर होती है, और ये विल पावर बड़े फैसले करने के लिए हमारे वजीर आला साहब के पास नहीं है। ये ओपोजिशन का मानना है। अच्छा, अब जब ओपोजिशन ये मानती है कि जनाब इतना बड़ा सूबा है और उस सूबे के लिए जाहिर है बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने हैं, आपने जब बड़े डिसीजन लेने हैं तो आपके अंदर इतनी जरूरत होनी चाहिए कि आप बड़े डिसीजन लें, तो आप उन डिसीजंस के ऊपर फिर स्टैंड करें। आपको यकीनी बात है, ये मीडिया का दौर है, इसके अंदर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, लोग लम्हे ब लम्हे के ऊपर नजर रखते हैं। जब लोग इतना नजर रखते हैं, लोगों को आपने जवाबदेह भी होना है, तो फिर अल्टीमेटली वर्षब आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ना होता है जिस पर्सनैलिटी में आपको जवाब देने की सलाहियत भी आपके पास मौजूद हो। अगर आप चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अगर आपके मुंह में अल्फाज किसी और ने डालने हैं, तो फिर किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा कि आप एक बड़ा सूबा, हमारे मुल्क की कुल आबादी 21 करोड़ है और तकरीबन 12 करोड़ अफराद जो हैं वो इस पंजाब के अंदर रहते हैं। ये एक बड़ा सूबा है, ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इसका एक बड़ा शेयर है, ये पूरे मुल्क के लिए जो है वो पॉलिसीज को तरतीब देने में इसका बड़ा अहम किरदार है। तो ये जो अपोजिशन का मानना है, मेरा ख्याल के अंदर इसके अंदर अपोजिशन का ये मानना, ये सोच रखना कि हमें कुछ इतनी जरूर हमारे पास इतनी पावर जरूर होनी चाहिए कि जो सूबे को चलाने के लिए जो एक सलाहियतें होती हैं, उन सलाहियतों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, यानी कि जो उस्मान लीडर है, खासतौर पे पंजाब जो है, जिस तरह आपने बताया कि आबादी जो है आबादी के लिहाज से ज़्यादा है, बड़ा सूबा है दूसरे सूबों से पाकिस्तान में, तो अपोजिशन का क्या मौक़िफ़ है, क्या रद्द अमल आया है इस बजट पर? व्हाट्सएप ऑपोजिशन तो जाहिर है आपने देख ही लिया, असद उमर साहब को तकरीर नहीं करने दे रहे थे वो, और अच्छी खासी जो है वो उन्हें ऊंची आवाज के अंदर बात करनी पड़ रही थी, और वो बार बार असद उमर साहब भी फिर चुटकुले छोड़ रहे थे।
कि जी हमें 22 साल तो आप इमरान खान साहब को निकाल नहीं सके, अब आप क्या निकालेंगे, अब वो तो इन्हें जो है दूसरी तरफ तो से गो न्याजी गो के नारे भी लगाए जा रहे थे, तो जी असद उमर वही साहब ने कहा गो था न्याजी कि गो के नारे लगाए। आपके गले गले थक जाएंगे लेकिन न्याजी साहब कहीं नहीं जाएंगे। न्याजी साहब कहीं नहीं जाएंगे, एक बड़ा ये जुमला जो है वो असद उमर साहब ने बोला। गुजारिश ये है वोट साहब के ओपोजिशन का काम इसी तरह से तनकीद करना होता है, और ओपोजिशन का मतलब ही मुखालफत करना है। ओपोजिशन मुखालफत कर रही थी और उसका मानना ये था कि ये जो असद उमर साहब ने मिनी बजट पेश किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है माशी पैकेज 2019, इस माशी पैकेज से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो व्हाट्सएप मेरे ख्याल के मुताबिक आम आदमी को इन्होंने कुछ हद तक रिलीफ दे दिया है। 50 लाख तक की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर को खरीदने की इजाजत दे दी है। बेसिकली तो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से 50 लाख घरों की भी बात की उन्होंने कि गरीबों को देंगे 50 लाख घर। जी जाहिर है वो तो इनका मुकम्मल एजेंडा था ना, इनके मंशूर का हिस्सा था कि 50 लाख घर देंगे। लेकिन व्हाट्सएप मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निकल सी बात यह है कि आपने नॉन फाइलर के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी थी। ठीक है। जब ये बेसिकली बढ़ाई थी इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा था कि नॉन फाइलर के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएंगे तो वो अपने आप को टैक्स नेट के अंदर ले आएगा, उससे हमारा टैक्स जो है वो नेट बढ़ेगा, रेवेन्यू कलेक्शन हमारे पास होगी। हमारा जो मजमूई तौर पर व्हाट्सएप में अपने नाजरीन के लिए, सामीन के लिए बताता चलूँ, जो टैक्स है वो हम कुछ तकरीबन 4000 अरब रुपया जो है वो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स की मद में, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में होता है। ठीक है, ठीक हो गया। इसको ये इन्होंने 4200 अरब भी किया, इन्होंने 4000 अरब भी रहा, और फिर ये 38 हजार तक भी रहा। अब 4000 अरब रुपए का मतलब ये है कि आप एक अच्छा टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन अब मसले की बात यह है कि हमारे लोग कितने हैं जो टैक्स देते हैं, वो तो सिर्फ 14.5 लाख है, आबादी है हमारी 21 करोड़। मतलब ये एक अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से कि नॉन फाइलर जो है वो गाड़ियों के बारे में उन्होंने कहा, और 50 लाख तक घर भी खरीद सकता है, ताकि जी देखें अब ये इससे होगा क्या व्हाट्सएप मैं आपको बताऊं। जी इससे होगा क्या व्हाट्सएप मैं आपको बताऊं, इससे होगा ये कि आपको याद होगा पिछले 3 साल से प्रॉपर्टी रुकी हुई थी। आपने नॉन फाइलर के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उसकी वजह से प्रॉपर्टी, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका जो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 खरब रुपए की इंडस्ट्री है ये, और इस इंडस्ट्री को आपने ही जो है वो शटअप कॉल दे दी थी कि जब आप ये कहते हैं कि नॉन फाइलर खरीद नहीं सकता, तो आम आदमी, गरीब आदमी फिर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर खरीदते हैं, कोई 3 मरले में, 5 मरले की कैटेगरी, 4 मरले की कैटेगरी। उनका मकसद होता है कि यार इन्वेस्टमेंट कर लो, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट आएगा फिर हम बेच देंगे। मतलब ये उनके लिए फायदा है जो इन्होंने 50 लाख तक आपने उनके लिए 50 लाख तक आप खरीद सकते हैं। जी एक्चुअली ये जो आज इन्होंने इसको ओपन किया है ना, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये इसहाक डार साहब की उस पॉलिसी के ऊपर जो एक बहुत जोरदार किस्म का तमाचा जो है वो लगा है कि इन्होंने और वो पॉलिसी नाकाम हो गई। साहब बुनियादी बात यह है कि वो पॉलिसी नाकाम हुई है। लोग टैक्स नेट में आने की बजाय लोगों ने अपना पैसा में रखा, बैंकों के अंदर रखा, या फिर उस पैसे को जो है वो कहीं इस्तेमाल नहीं किया। जब आपने वो इस्तेमाल नहीं किया, ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, बचने के लिए, जी टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि आपको फिर अदारे पकड़ लेते थे। तो अब मेरा ख्याल के मुताबिक एक बार फिर बिजनेस एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। मैं इस रिलीफ के बाद ये देख रहा हूं कि आपको अब बिजनेस होता हुआ नजर आएगा। ये जो आम आदमी बाहर जाके कारोबार नहीं कर पा रहा था, मार्केट सुनसान पड़ी थी, अब आपको एक्टिविटी नजर आएगी इस टैक्स के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मिनी बजट के हवाले से जो कौमी ख़जाना में आज, कौमी असम्बली में आज पेश किया गया वज़ीर ख़जाना असद उमर ने, और गरीबों के लिए क्या रिलीफ था और जो नॉन फाइलर थे उनके लिए भी जो इक़दाम किए गए हैं वो अरसलान साहब ने हमें बताया। तो हम बात कर रहे थे, अदालत आलिया ने कैसर अमीन भट्ट को 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दिया। कैसर अमीन भट्ट की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कैसर अमीन भट्ट पैरागोन केस में वादा मुआफ़ गवाह बन चुके हैं, उनकी जमानत मंजूर होने पर नैब को कोई इतराज़ नहीं है। उधर कैसर अमीन भट्ट के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने वादा मुआफ़ गवाह बनकर बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और चेयरमैन नैब ने भी उन्हें मुआफ़ी दे दी है।
दरखास्त गुजार के वकील का यह भी कहना था कि उनके मुवक्किल ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन का तमाम अहवाल बयान कर दिया है। नैब कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब के मुआफ़ी के बाद दरखास्त गुजार को रिहा किया जा सकता है। कैसर मीर भट्ट ने अदालत को ये यकीन दहानी कराते हुए ये इस्तदा की थी कि कहीं फरार नहीं होगा, हर किस्म की जमानत देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए जेल से रिहा करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने कैसर मीर भट्ट की जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म सुना दिया। ख्याल रहे कि नैब लाहौर ने ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी की वजूहात जारी करते हुए बताया था कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी अहलिया भाई सलमान रफ़ी, नदीम ज़िया और कैसर अमीन भट्ट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई और बाद में एयर एवेन्यू का नाम तब्दील करके पैरागॉन रख दिया गया। अदालत को बताया गया था कि कैसर अमीन भट्ट ने बयान दिया कि ख्वाजा बरादरान पैरागॉन सिटी के असल मालिक हैं, जबकि हमें तफ्तीश में मालूम हुआ है कि 2 अरब रुपए के कमर्शियल प्लॉट गैर कानूनी तौर पर बेचे गए। याद रहे कि 23 नवंबर 2018 को कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक ने नैब पर तनकीद करते हुए कहा था कि नैब पर बदकिस्मती से माजी की तरह इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो कैसर मीर भट्ट को पकड़ लिया। उनका कहना था कि जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कैसर मीर भट्ट को ममनुआ अद्वियात दी जा रही हैं, इन अद्वियात से कुव्वत मुदाफ़त तोड़ी जाती है ताकि मुल्ज़िम अदालत में मर्जी का बयान देने के काबिल न रहे। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया था कि कैसर मीर भट्ट के टेस्ट करवा कर अद्वियात इस्तेमाल कराने की हकीकत मालूम की जाए और नैब के तशद्दुद की तहकीकात के लिए हक़ायक़ तलाश करने की कमेटी बनाई जाए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के बारे में वाज़ेह है कि नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बड़े पैमाने पर खुर्द की तहकीकात का आगाज़ नवंबर 2017 में किया था। इस हवाले से ये कहा जाता है कि मज़कूरा सोसाइटी ख्वाजा साद रफ़ीक की है, जबकि उन्होंने अदालत उज़्मा में सोसाइटी से ला ताल्लुकी का इज़हार किया था। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खत्ताब को दीजिए इजाज़त और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।